आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। डॉक्टर आसिम हुसैन जनाब आसिफ अली जरदारी के करीब तरीन दोस्त और उनके जाती मौलिद आज से 5 माह कबल रेंजर्स ने उनको गिरफ्तार किया था दहशत गर्दों की मावनत के इल्जाम में, लेकिन अब वो नैब की कैद में हैं और अब उन पर इल्जाम है 452 अरब रुपए की करप्शन का। और अगर ये इल्जाम दुरुस्त है तो डॉक्टर आसिम हुसैन ने बिला मुबालगा करप्शन में आलमी रिकॉर्ड बनाया है। अगस्त से कैद डॉक्टर आसिम हुसैन को आज कराची की एहतसाब अदालत ने 452 अरब रुपए के करप्शन केस में नैब में रिमांड में मजीद 9 फरवरी तक तौसी कर दी। इसका मतलब यह है कि डॉक्टर आसिम हुसैन अब मजीद 9 फरवरी तक कम अज कम जरूर नैब की तहवील में रहेंगे और उसके बाद भी उनकी जमानत हो, रिहाई की तो गुंजाइश दूर दूर तक नजर नहीं आती। उन पर इल्जाम अब यह है, नैब ने आज एहतसाब अदालत में बताया कि कुल मिलाकर उनके खिलाफ कम अज कम 452 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम है। नाकाबिले यकीन फिगर्स हैं जो आज नैब ने दिए हैं एहतसाब अदालत में। अब इस हवाले से उसके पास सबूत शवाहिद क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हर सूरत में ये फिगर्स जो है वो नाकाबिले यकीन है। अब खास तौर पे पाकिस्तान के करप्शन ज़दा माहौल में भी और पाकिस्तान की करप्शन ज़दा हुकूमतों के लिहाज से भी। गुज़िश्ता रोज मलेशिया के वज़ीर आज़म जनाब नजीब रज़ाक के हवाले से खबर सामने आई थी कि उनके अकाउंट में मशकूक तौर पे $700 मिलियन मुंतकिल किए गए, जो तकरीबन 70 अरब रुपए बनते हैं। और ये बात बाद में सामने आई कि दरअसल ये रकूम मलेशिया के वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब की जो बादशाहत है, शाही खानदान, उसने जमा कराई है। इसकी वजूहात अभी तक नहीं पता है, लेकिन मलेशिया की हुकूमत कहती है कि ये करप्शन की रकम नहीं है। बहरहाल ये एक अपनी नौयत का दिलचस्प और अजीब व गरीब वाकया है। लेकिन आज जो मामलात कराची की एहतसाब अदालत ने नैब ने सामने लाए और इसमें डॉक्टर आसिम हुसैन के खिलाफ 452 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम लगाया, ये हर सूरत में हर लिहाज से एक आलमी रिकॉर्ड है करप्शन का, जो कि मुबैना फिलहाल इल्जामात की सूरत में सामने आया है। क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन 5.7 अरब डॉलर हैं और इस तरह डॉक्टर आसिम हुसैन की लूटी हुई रकम ज़र मुबादला के ज़खायर का तकरीबन 1/3 बन जाता है। डॉक्टर आसिम हुसैन को, जैसे मैंने आपको बताया कि 26 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था और अब उनकी हिरासत को 5 माह हो चुके हैं। नैब ने आज अदालत को आगाह किया कि डॉक्टर आसिम से तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि उन्होंने मनपसंद फर्टिलाइजर्स कंपनीज को गैस सब्सिडी की मद में 450 अरब रुपए के फवाइद दिए हैं। कंपनियों को सस्ती गैस देने के बदले उनसे अरबों रुपए के किकबैक्स और कमीशन को बटोरा है। अपने दौरे वजारत में मुबैना तौर पर मुख्तलिफ बिजनेस ग्रुप्स और कार्टेल्स को अरबों रुपए के गैर कानूनी फवाइद पहुंचाए हैं। के इलेक्ट्रिक को गैस और फर्नेस ऑयल की फराहमी की मदद में कौमी खजाने को 2 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा ये तमाम नहीं है। नैब के वकील ने डॉक्टर आसिम हुसैन के इल्जामात के हवाले से अदालत को मजीद बताया कि जमीनों के अलॉटमेंट में फ्रॉड किया और सरकारी जमीनों पर कब्जा किया, ट्रस्ट के नाम पर अवाम से धोखा और फ्रॉड करके गैर कानूनी मफाद हासिल किया, करप्शन और किकबैक से हासिल की रकम बाहर भिजवाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की और मुलजिम का मोबाइल फोन डेटा सेल के मजीद तहकीकात के हवाले से उनके मोबाइल फोन से जो डेटा रिकवर हुआ है ये तहकीकात जारी है। मुख्तलिफ बैंक से मुलजिम के यानी कि डॉक्टर आसिम हुसैन के अकाउंट्स का मजीद डेटा हासिल किया जा रहा है। ये आज बताया नैब ने एहतसाब अदालत को। डॉक्टर आसिम हुसैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में विफाकी वजीर समेत कई ओहदों पर रहे हैं, जिसमें वो पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज के वजीर भी रहे हैं। इसके अलावा वो वजीर आजम की मुशीर बराए पेट्रोलियम की हैसियत से भी काम करते रहे हैं। वो कौमी तामीर नौ के चेयरमैन भी रहे
हैं और इसके अलावा वो पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल के चेयरमैन भी थे और उनकी सबसे बड़ी शोहरत बहरहाल जनाब आसिफ अली जरदारी से करीब तरीन दोस्ती, उनका जाती मौलिज होना और उनका इंतहाई करीबी माविन होना है। ये पहचान है डॉक्टर आसिम हुसैन की। लेकिन दरअसल गिरफ्तार वो जिस लिए हुए थे वो इल्जामात थे दहशतगर्दी और दहशतगर्दों को मावनत देने में, और दहशतगर्दी की मावनत देने में बताया गया था कि MQM से मुंसलिक जो दहशतगर्द मुबैना दहशतगर्द हैं और पीपल्स अमन कमेटी से मुंसलिक जो मुबैना दहशतगर्द हैं उनका इलाज डॉक्टर आसिम हुसैन के हुक्म पर उनके हॉस्पिटल्स में होता रहा। इस पूरे इल्जामात के हवाले से डॉक्टर आसिफ हुसैन पर जो इल्जामात लगे हैं उस पर हम बात करने के लिए एक बार फिर हमें ज्वाइन किया। पेशावर से हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक अटॉर्नी जनरल जनाब अनवर मंसूर, जो रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं जनाब डॉक्टर आसिफ हुसैन को। बड़ी बड़ी नवाजिश अनवर मंसूर साहब, आपके मौकिल डॉक्टर आसिम हुसैन पे अब इल्जाम यह है कि मुबैना तौर पे जो उन्होंने करप्शन की है उसका तखमीना तकरीबन 452 अरब रुपए के करीब है। इसके अलावा 5 माह से वो कैद हैं, अभी तक उनका रिमांड भी जो है वो खत्म नहीं हुआ है, वो अभी तक जारी है। यकीनी तौर पे एक बहुत ही मुश्किल तरीन सूरत हाल है। आपको क्या प्रोस्पेक्ट्स लगते हैं डॉक्टर आसिम हुसैन के इस कानूनी जंग के हवाले से, क्योंकि ये बहुत ही गुंजलक मामला लगता है अब? बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब। मैं इत्तेफाक से आज कोर्ट में नहीं था, मैं यहाँ पर मौजूद था और बड़ी तकलीफ़ भी होती है और बहुत अफसोस भी होता है कि इस जैसी गवर्नमेंट जो कि ये एक दुश्मनी पे एक तो लाई है और अनफॉर्चुनेटली इस किस्म की बातें अब करनी शुरू कर दी हैं कि ऐसा लगता है कि डॉक्टर आसिम हुसैन पूरे पाकिस्तान को खा गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसका कि कोई आज तक कोई सबूत नहीं था, क्योंकि आज तक कभी इल्ज़ाम नहीं था, जिसके ऊपर कभी कोई बात नहीं हुई थी, पता नहीं कहाँ कहाँ से खोद खोद कर एक ऐसा इल्ज़ाम लेकर आ रहे हैं कि जिसमें कि कोई सच्चाई नहीं है, कोई दयानतदारी नहीं है इसके अंदर। और जो सबसे अफसोसनाक चीज़ है कि अब जो आपने फिगर बताई है वो फिगर तो ऐसी है कि इंसान जो है वो गश हो जाए, अब में आ जाए वो, कि जिस तरह से कि इतना मेरे ख्याल में किसी एक इंसान के पास कोई सोच भी नहीं सकता है कि इतना पैसा भी कोई हो सकता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, और मैं अब कभी आज तक बोला नहीं हूँ ना बोलना चाहता हूँ, कि अनफॉर्चुनेटली ये जो जुडिशरी है इन्होंने जिस तरीके से इसको कैजुअली ले रहे हैं, जो आर्गूमेंट्स होते हैं किसी ऑर्डर में वो आर्गूमेंट नोट तक नहीं करते हैं। बहुत दूर बात यह है कि अगर नोट नहीं करते हैं तो उसका जवाब नहीं देते हैं, और जो बातें हमने कही हैं उनका कोई किसी तौर पर कोई ऐसा मवाद नहीं आया है कि जहां पर कि ये साबित हो जाए कि ये जिस वक्त के इनको अरेस्ट किया गया है ये इनके पास कोई मवाद था या नहीं था। कानून बड़ा वाज़ेह तौर पर यह कहता है कि अगर किसी के पास कोई मवाद होगा, वो मवाद के साथ आप जब अरेस्ट करेंगे किसी को तो वो उसको दिया जाएगा। हमने हर डेट के ऊपर ये कोर्ट में कहा है कि जो मवाद है कम से कम इनसे कहें कि वो हमें दे तो दें, और कोर्ट अनफॉर्चुनेटली उसका एक जुमला भी नहीं लिखती है। अनवर साहब ये बताइएगा, ये तो करप्शन का मामला है, नैब का मामला है, इन पर जो दहशतगर्दी के इल्जामात हैं उस हवाले से क्या सबूत अभी तक आपके सामने आया, क्योंकि वो तो रेंजर्स का मामला है? जी, दहशतगर्दी का जहाँ तक बात है, बड़े मज़ाक़ चीज़ें हैं ये, और कि उन्होंने ये कहा है कि कुछ लोगों के कहने के ऊपर इन्होंने इलाज किया। चले हम मान लेते हैं इस बात को भी इनके कि हम इन्होंने इलाज किया, मगर वो जो लोग हैं जिनके कहा जाता है कि इन लोगों के कहने पर इलाज किया, वो तो दुनिया भर में घूमते फिर रहे हैं, उनके ऊपर तो कोई हाथ डालने को तैयार नहीं है, जो कि प्रिंसिपल एक्यूज है, और पकड़ इसको लिया। और वो लोग भी कहते हैं कि हम तो इसको जानते भी नहीं हैं, अलावा इसके कि हमने इसका नाम सुना हुआ है। कि किस चीज़ के बारे में ये कह रहे हैं, कौन सा मवाद है, कौन सा एक एविडेंस है
क्या चीज़ है सामने जो कि मेरे आज तक मतलब मेरी भी ज़िंदगी गुजर गई है इस पेशे के अंदर, ये कि इस तरह का जो माहौल था, जो हम लोग समझते थे कि अगर ज़रा भी 19-20 होता था तो 10 दफ़ा सोचती थी गवर्नमेंट कि हम इसके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट में जाएं या ना जाएं, इसलिए कि कानून ये कहता है क्रिमिनल लॉ में जो एविडेंस होना चाहिए वो अनरिबटेबल एविडेंस होना चाहिए जो कि हर सूरत में साबित हो सकते। मगर यहाँ पर तो ये हालत हो गई है कि एक दुश्मनी की सी कैफियत हो गई है कि ये अगर मुझसे ये कोई कहे आकर कि हम देख लेंगे कि ये बच के कैसे जाए, हम तो इसके ऊपर इतना करेंगे कि ये 200 साल तक कैद में रहेगा, तो क्या आदमी कह सकता है। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। अनवर मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद थे। खबर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे एक बार फिर लाहौर में बनने वाला 180 अरब रुपए का मंसूबा ऑरेंज लाइन। इस हवाले से हमने आपको कहा था कि लाहौर में ही इस हवाले से एक महाज बन रहा है। आज ये महाज गर्म हुआ, मुतासरीन सड़कों पर निकले और बल्कि तशद्दुद पे भी आमादा थे। इस अहम प्रोजेक्ट के हवाले से ये अहम पेशरफ्ती इसके बारे में बात करते हैं खबर से ब्रेक के बाद। कल हमने अपने प्रोग्राम में पंजाब की तारीख में बनने वाले सबसे बड़े तरक्याती मंसूबे यानी ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे का जिक्र किया था और इस हवाले से इस 180 अरब रुपए के मंसूबे पर जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं उसका तफसीली जायजा लिया था। हमने ये भी कहा था कि इस हवाले से लाहौर के अंदर ही बाज़ लोग जो इसके मुतासरीन हैं या उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं एक महाज बना रहे हैं। आज लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे के खिलाफ समनाबाद के मकीन और दुकानदार सड़कों पर निकल आए और एक बड़ा एहतजाज देखने में आया। डंडे बरदार मुजाहिरीन ने ऑरेंज लाइन मेट्रो के रूट पर लगाई गई टीन की चादरें उखाड़ दी और हुकूमत के खिलाफ पुरजोर नारे लगाए और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। यकीनी तौर पर यह एक अहम बात थी क्योंकि बहरहाल ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबा आम लोगों के लिए और इन्हीं गरीब और मुतवस्सित लोगों के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन इस इलाके के मकीन इस पर सरापा एहतजाज थे। ऑरेंज मेट्रो ट्रेन 27.1 किलोमीटर तवील ट्रैक। आप खादमे आला हैं और इन ट्रेन आपका शौक है, आप नहीं। गवर्नमेंट हमें पैसे नहीं दे रही। वो हमें हर रोज लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप देते जा रहे हैं कि हम आपके पैसे दे देंगे। मंसूबे की लागत सरकारी तौर पर 1.64 अरब डॉलर यानी 170 अरब रुपए बताई गई है, जबकि इसके लिए 1.75 अरब डॉलर यानी तकरीबन 182 रुपए मांगे गए हैं, जो कुल मिला के अखराजात है। मुजव्वज़ा लागत में कर्ज पर सूद, मकीनों से जमीन खरीदने की कीमत, मंसूबे के जद में आने वाली इमारतों की तामीर और मरम्मत के अखराजात शामिल नहीं हैं। और अगर इन तमाम अखराजात को शामिल किया जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक ये मंसूबा तकरीबन 200 अरब रुपए की लागत का भी हो सकता है। लैंड एक्विजिशन एक्ट रियासत को मुतासरीन का जायज मुआवजा देने और मुतासर अफराद को कानूनी चाराजोई का हक इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। हुकूमत शालामार बाग के करीब और दूसरी जो बहुत अहम तामीरात हैं, सकाफती और तारीखी जो तामीरात है लाहौर की, उसमें ये उसके अतराफ में ये मनसूबा क्योंकि बन रहा है, इस हवाले से वर्ल्ड कन्वेंशन ऑन हेरिटेज की शेख नेशनल एक्विजिशन एक्ट शेख 11 और नेशनल एंटिकेट्स एक्ट पंजाब स्पेशल प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी कर रही है। और ये बहरहाल चार्ज है जो कि लगाया जा रहा है इन कवानीन के हवाले से और इसे लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया गया है। ऑरेंज लाइन मेट्रो मंसूबे के बाइस लाहौर के शाही किले और शालाबार बाग दोनों का ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि तारीखी विरसा और इससे मुतासिर होगा और आलमी फहरिस्त से इसका इखराज भी हो सकता है। एक तारीखी विरसे के हवाले से इस खदशे का इजहार किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने आज पंजाब हुकूमत से ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के लिए जारी एनओसीज की तहरीरी वजूहात भी तलब की हैं और ये मामला इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट पे भी है। कल के हमारे प्रोग्राम में पंजाब हुकूमत के तर्जुमान जनाब ज़हीम कादरी तशरीफ लाए थे। उन्होंने कहा था कि ये बड़ा मंसूबा उसी तरह का बड़ा मंसूबा है जो दुनिया की कोई भी बड़े तहजीब और बड़े तहजीब याफ्ता मुल्क, बड़ी जमहूरियतें अपने बड़े कॉस्मो
कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में बनाती हैं और जाहिर है कि इसमें इसी अंदाज की सरमायाकारी की जाती है और बराह रास्त इसका फायदा लाहौर में रहने वाले गरीबों को होगा, आम लोगों को होगा और इससे रोजाना 2.5 लाख मुसाफिर सफर करेंगे और ये एक बेहतरीन मंसूबा है। उन्होंने इस खदशे को भी रद्द किया था कि इससे लाहौर में मौजूद तारीखी विरसे को और जो अहम तारीखी विरसा है उसको नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा और इस बात का यकीनी बनाया जा रहा है कि इस सिलसिले में जो पैरामीटर्स हैं उनको फॉलो किया जाए और किसी अंदाज से भी ये जो सकाफती और तारीखी विरसा है लाहौर का, शालामार बाग और दूसरी जो इमारतें हैं वो किसी सूरत से इससे मुतासिर नहीं होंगी। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे सिंध असम्बली का, उस सिंध असम्बली का जो आज मिली उस वक्त जब थर में बच्चों की हलाकतें जारी है। सिंध में कानून नाफिज करने वाले इदारों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बड़े संगीन मसाइल है, लेकिन जो माहौल आज सिंध असम्बली में देखने में आया वो देखने से ही ताल्लुक़ रखता था। वो आपको दिखाएंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। सिंध में थरपारकर के इलाकों में वही बहरानी सूरत हाल एक बार फिर नजर आ रही है जो गुज़िश्ता 2 सालों में देखने में आई है। अब एक बार फिर थरपारकर में ग़िज़ाई कमी और इलाज की नाकाफ़ी सहूलियात की वजह से इस माह के 26 दिनों में यानी कि अब तक आज 26 तारीख तक हलाकतों की तादाद, बच्चों की हलाकतों की तादाद 104 हो चुकी है। यकीनी तौर पे वही तशवीश की सूरत हाल है, वही एक निज़ा का आलम है इस वक्त हर में और बच्चों की हलाकतें मुसलसल जारी हैं। 26 दिनों में 104 बच्चों की हलाकतें इस बात की गवाही हैं। आज इस पूरे मामले में सिंध असम्बली में बहस होनी थी, इस पर तफसीली जिक्र होना था। आज सिंध असम्बली के एजेंडे में थर की सूरत हाल शामिल थी। इस हवाले से अराकीन को ब्रीफ किया जाना था, अराकीन ने अपने ख्यालात का इजहार करना था और सिंध में मौजूद इस बहरान के हवाले से एक बहुत अहम दिन था सिंध असम्बली में। लेकिन सिंध असम्बली में आज हुआ क्या वो देखने से और सुनने से ताल्लुक रखता है। सिंध असम्बली के अराकीन को थर पारकर की और वहां पे मरते हुए बच्चों की कितनी फिक्र थी उसका वहां पे कितना अंदाजा था उस रोज जब थर पारकर को थर में होने वाली इस भयानक सूरत हाल का जिक्र होना था सिंध असम्बली में, तो वहां हो क्या रहा था। आइए हम और आप मिलके इत्मीनान से आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि क्या हाल है। बैंक है, एशियन बैंक है, दूसरी बैंक हैं जो सूद लेते हैं। अगर आप उन सबको जहन्नम में डराएंगे तो वो तो 1 टका भी नहीं देंगे आप। जान को जरा तकड़ा करें उसके बाद फिर आप कुर्बानी देना। जब बकरों की कुर्बानी आती है तो फिर जी पैसे तो नहीं है कि मैं दूं, जान देने के लिए हाजिर है। वो हम लोग बोरियां दोनों आप उसकी कीमत लगाएंगे तो वो अपने आप को जान दे देंगे। हम दोनों भाई मिलके बोरियां उठा के गोडाउन में रख लेंगे। आप बैठ जाएं प्लीज। आप फिर आज अच्छी टाई पहन के आए हैं, अच्छे लग रहे हैं, ऐसे दूर से बहुत अच्छे लगते हैं जी। अच्छी बात है, मिनिस्टर साहब की मुस्कुराहट जो है वो माहौल को एक अच्छा तासुर दे देती है। मुस्कुराहट तो होनी चाहिए ना, बिल्कुल हो सर, लेकिन मुस्कुराहट से जब ज्यादा बात चली जाती है तो फिर सर तनकीद भी होती है। बस बगैर मुस्कुराहट तो दुनिया नहीं चलती। नहीं सर, मछली और झींगों की जब ज्यादा बातें होती है तो इस इजलास में मेरे ख्याल में इस तरह की टूथपेस्ट के ऐड में कितनी लोग मुस्कुराते हैं। सर यहाँ ऐड नहीं है ना, यहाँ तो हम रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स हैं। इस राज को एक मर्दे फरंगी ने किया फाश, हर चंद के दाना इसे खोला नहीं करते। जमहूरियत एक तर्ज़े हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। इसके साए चीरते रहते हैं सीना वक्त का, आमरियत मर्गे आमिर से फना होती नहीं, आमरियत खुद करती है आमिर को फना। क्या चीज है आराइश और कीमत में ज्यादा, आजादी है निस्वा या ज़मरुद का गुलूबंद। मैं तो चाह रही हूँ कि आप लोग का टाइम अच्छी तरह पास हो। मैं एक शेर सुना देती हूँ। तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार तू साबित वो सही आ रहा। सर मुझे तो बहुत सारे इकबाल के शेर याद है, मैंने इनाम जीता था एक दफा सिंध ऑल सिंध मुकाबला हुआ। You're coming to know what was happening. तो मिनिस्टर साहब कोशिश कर रहे हैं, वो भी छोटे हैं आप ही की तरह, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि ये गोडाउन शोडाउन जितने हैं उसको रिजॉल्व करें।
देते आपके पास है गोदाम रेंट करने के लिए? अगर है तो वो हम प्रपोज कर देते हैं फूड डिपार्टमेंट को। नहीं, अच्छा धंधा है वैसे। नहीं, वाकई में धंधा तो अच्छा है सर, सीखना पड़ेगा ना। लेकिन अगर आप फूड मिनिस्टर साहब के साथ बात कर लें तो हो सकता है आपका ये धंधा शुरू हो जाए। अच्छा मैडम, ये सारे लोग ये कह रहे हैं कि एसी बंद करवाते हैं, सर्दी बहुत हो रही है। मैं सुबह से कह चुकी हूँ ये बात, और शायद कम भी हुआ है। एसी को मैंने आने से पहले ही ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि सारे एक साथ चल रहे होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता होगा। ये माहौल था उस रोज जिस दिन थर में होने वाली हलाकतों के हवाले से सिंध असम्बली में बहस होनी थी और सिंध असम्बली के अराकीन को ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में ब्रीफ किया जाना था, और वहाँ पे जारी इस बहरान के हवाले से सिंध असम्बली ने अपना रद्द अमल तरतीब देना था। मगर जो कुछ हुआ और जो होता रहा आज सारा दिन, वो अभी आपकी निगाहों से हमने गुजारा। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान आप न्यूज़ हेडलाइंस भी देखेंगे, जिसके बाद होंगी हमारी आज की दूसरी बड़ी अहम खबरें।